हेलो एवरीवन। आज 16 दिसंबर है और आज का जो करंट अफेयर है उसमें जो पहला टॉपिक है हमारा वो है टू न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया। तो अब इंडिया में दो नई रामसर साइट्स और ऐड हो गई हैं। तो उसमें से सबसे पहली जो है वो है सिलिसेर लेक जो कि राजस्थान में हमारी आती है। और ये सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर रीजन में आती है। दूसरी चीज़ है कि ये एक ह्यूमन मेड वेटलैंड है और इसे 1845 में महाराजा विनय सिंह ने बनवाया था, जो कि ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी रिवर रुपेल की ट्रिब्यूटरी पे ये बना हुआ है। तो इसमें बहुत सारे बर्ड्स मैमल्स और अदर चीज़ें भी यहाँ पे इस लेक से ताल्लुक़ रखती हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करने में भी ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये लेक को रामसर साइट में ऐड कर दिया गया है। जो अगला है वो है कोपरा जलाशय जो कि छत्तीसगढ़ में है। ये एक रिजर्वायर वेटलैंड है, महानदी रिवर के अपर कैचमेंट एरिया में जो पड़ता है। शैलो है, न्यूट्रिएंट रिच बैक वाटर्स है यहाँ पे। और यहाँ पे बार हेडेड गूज, इजिप्टियन वर्चर, रिवर टर्न, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल जैसे बर्ड्स आते हैं और उन्हें सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इसको इसको थ्रेट भी है कि साइट सिल्टेशन से थ्रेट है, मतलब सिल्टेशन आप समझ रहे होंगे। और इन्वेजिव नॉन नेटिव स्पीशीज, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का टॉपिक जो हमने कल कवर किया था उससे थ्रेट है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर से थ्रेट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। सिल्टेशन में क्या होता है, जैसे रिवर अपने साथ जब बहती हैं तो बहुत सारा धूल मिट्टी लेकर के, धूल मिट्टी नहीं एक्चुअली वो सिल्ट होता है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है, उसे लेकर के चलती है और अपने जो निचले कोर्स होते हैं, लोअर कोर्स होते हैं रिवर के, वहां पे डिपॉजिट कर देती है। इसी फीचर के कारण डेल्टास बनते हैं। तो लेकिन ये जो सिल्टेशन होता है इससे जो लेक्स हैं, जो वेटलैंड्स हैं, वो फिलअप हो जाते हैं, मतलब उनकी गहराई खत्म हो जाती है अगर उसमें सिल डिपॉजिट हो जाएगी। इस वजह से भी इससे खतरा है, क्योंकि अगर इसमें सिल डिपॉजिट हो गई तो फिर ये वेटलैंड रह नहीं जाएगा, पानी ही खत्म हो जाएगा इसमें से अगर। फिर जो अगली चीज है वो है रामसर। तो रामसर कन्वेंशन क्या होता है? अब रामसर में साइट्स ऐड हो गई हैं तो हम देख लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन भी क्या ही है। तो वेटलैंड सिर्फ मार्शी लैंड नहीं होता है, बल्कि ये नेचर का वाटर प्यूरिफायर होता है, फ्लड बफर होता है और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है। अब इस चीज को लेकर के यूपीएससी पीवाईक्यू पूछ चुका है कि अगर वेटलैंड क्या है, वाटर प्यूरिफायर है, तो उसको बायोलॉजी से, किडनी से रिलेट करके कुछ क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। फिर रामसर एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो वेटलैंड्स को कंजर्व करती है और उसके वाइज यूज मतलब इंटेलिजेंट यूज को प्रमोट करती है। सस्टेनेबल यूज होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होनी चाहिए, जो भी बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट हो रही है वहां पे उन्हें प्रोटेक्ट करना है, और वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। फिर इसका बैकग्राउंड में हम देखेंगे कि रामसर कन्वेंशन 1971 में साइन हुआ था और 1975 से इम्प्लीमेंट हुआ था। जो रामसर सिटी है जहाँ पे ये साइन हुआ था वो ईरान में है, और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा था, रामसर कन्वेंशन। तो और अभी रामसर कन्वेंशन में अराउंड 170 प्लस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं जिसमें इंडिया भी है। और इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? रामसर कन्वेंशन का जो सेक्रेटेरिएट है वो है ग्लैंड। और ग्लैंड कहाँ पे है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक। रामसर कन्वेंशन का कोर कॉन्सेप्ट है वाइस यूज ऑफ वेटलैंड। वाइस यूज का मतलब ये नहीं होता कि वेटलैंड को टच ही नहीं करना, मतलब कुछ नहीं करना, उन्हें छूना ही नहीं है, एकदम ही सेक्रेड कर देना है। वाइस यूज का मतलब होता है इकोलॉजिकली सस्टेनेबल यूज, जिससे प्रेजेंट नीड्स भी पूरी हो और फ्यूचर जनरेशन भी अफेक्टेड ना हो, इसी को सस्टेनेबल यूज कहते हैं। प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स पूरी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन के राइट्स हर्ट ना हो। इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को 1982 में साइन किया था। ठीक, 1982 में साइन कर दिया था। इंडिया में रामसर साइट्स का मतलब होता है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इंडिया एशिया के उन कंट्रीज में से है जहां रामसर साइट्स रैपिडली इंक्रीज हो रही है। फिर अब ये इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं रामसर साइट्स? यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स का हैबिटेट होता है, फ्लड कंट्रोल में हेल्प होती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का भी रोल करते हैं, इसीलिए ये हेल्पफुल होते हैं। फिर इनको लेकर के रिस्क भी है। पहला रिस्क क्या है? अर्बनाइजेशन का। फिर अगला रिस्क है पोल्यूशन का। फिर एनक्रोचमेंट है। ठीक है, जब सिटीज स्प्रेड होती हैं तो जो वेटलैंड्स या लेक के एरिया को हैं उनको एनक्रोच कर लेती हैं। और चौथा रिस्क है क्लाइमेट चेंज। इस वजह से इन्हें काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट भी फेस करना पड़ रहा है, काफी दिक्कतें आ रही हैं एक्चुअली इनमें। तो ये था रामसर साइट से रिलेटेड।
फिर अगर इस पीडीएफ आपको इसी 2 पेजर पीडीएफ चाहिए डेली, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली पीडीएफ भी यहीं पे मिल जाती है। ये क्यूआर कोड है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। फिर अगला चीज है कि इंडिया और ओमान का सीईपीए साइन हुआ है। सीईपीए का क्या मतलब होता है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये इंडिया और ओमान ने साइन किया है। तो ये है ओमान का मैप। अब ओमान के मैप में ये इंपॉर्टेंट है कि ये यूनाइटेड यूएई, सऊदी अरेबिया और यमन से बॉर्डर शेयर करता है। फिर कुछ चीजें और ओमान के मैप में इंपॉर्टेंट हैं जो देखनी है और याद भी रखनी है। वो है कि ये पहला, ये यूएई से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, सऊदी अरेबिया से बॉर्डर शेयर करता है, और यमन से बॉर्डर शेयर करता है। फिर अगली चीज जो देखने वाली है वो है रुबल खली डेजर्ट, जो कि सऊदी अरेबिया में है और ओमान में भी आता है। फिर उसके बाद केप अल हद यहाँ पे है। और फिर गल्फ ऑफ मशीरा है यहाँ पे। फिर गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पे रहा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने वाली हैं। हाँ, तो अभी इतने चीजें ध्यान रखने वाली हैं यहाँ पे ओमान से रिलेटेड। तो फिर अब इंडिया और जो ओमान का बायलैटरल ट्रेड है वो अराउंड 10 बिलियन के आसपास है। और इंडिया ही ज़्यादा ओमान से इंपोर्ट करता है। और जो मेजर आइटम्स हम ओमान से इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें क्या आएंगे? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आएंगे और यूरिया आएगी। तो ये चीज़ें हम ओमान से इंपोर्ट करते हैं। फिर अगली जो चीज़ है वो है जो हमने एग्रीमेंट साइन किया है, सीईपीए, वो होता क्या है? तो एग्रीमेंट्स कई तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो सबसे निचले स्तर का होता है वो होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें एक लिस्ट बनाई जाती है, उसमें कुछ गुड्स को मेंशन किया जाता है और बोला जाता है कि इन गुड्स पे टैरिफ रिड्यूस कर दी जाएगी। फिर इससे एक स्टेप ऊपर आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में फिर से एक लिस्ट बनाई जाती है, कुछ गुड्स को ऐड किया जाता है। फिर बोलते हैं कि इन गुड्स को छोड़ करके बाकी सब पे टैरिफ रिड्यूस कर दी जाएगी। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आ जाता है। फिर सीईसीए या सीईपीए आता है। ये है, इसमें एग्रीमेंट्स के साथ साथ जो एग्रीमेंट होंगे वो तो होंगे ही, इसके साथ साथ रेगुलेटरी इश्यूज पे भी देखा जाएगा। सर्विसेज इन्वेस्टमेंट पे भी देखेंगे, कंपटीशन, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, डिस्प्यूट सॉल्यूशन, इन सारी चीजों के ऊपर भी बात होगी। अब कस्टम यूनियन, अगर कस्टम यूनियन बन गया है तो जीरो ड्यूटी ट्रेड अमंग कंट्रीज। जो कस्टम यूनियन की कंट्रीज हैं उनके अंदर जीरो ड्यूटी ट्रेड होगा। बाहर की कंट्रीज पे कॉमन टैरिफ लगाई लगाई जाएगी। कॉमन मार्केट में क्या होता है? कॉमन मार्केट में फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर भी होता है, कैपिटल भी होता है, और हार्मोनाइज टेक्निकल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। फिर इकोनॉमिक यूनियन में क्या होता है? ये डीपेस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज भी कॉमन ही होती हैं। तो ये थी लेवल ऑफ एग्रीमेंट्स। और हमने जो साइन किया है वो हमने सीईपीए साइन किया है। मतलब हम टैरिफ तो रिड्यूस करेंगे ही करेंगे, साथ में रेगुलेटरी इश्यूज पे भी ध्यान देंगे, सर्विसेज इन्वेस्टमेंट पे भी देंगे, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से भी ध्यान देने वाले हैं। जो अगला टॉपिक है वो है सेंसस 2027। अब आपको पता होगा गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि 2027 में इंडिया में सेंसस होने वाला है। फिर जो सेंसस हो रहा है उसके लिए बजट जो आया वो है 11,718 करोड़ रुपीज। ये बजट गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है। ये इंडिया का पहला सेंसस होने वाला है जो फुल्ली डिजिटल होगा। अभी तक इसके पहले कभी भी फुल्ली डिजिटल सेंसस नहीं हुआ है। और फिर ये इंडिया का दूसरा सेंसस होने वाला है जहाँ पे कास्ट एन्यूमरेशन होगी, मतलब कास्ट के डेटा लिए जाएंगे। सबसे पहले कास्ट के डेटा लिए गए थे 1931 वाले सेंसस में। जो इंडिया का पहला सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था। किसने कराया था? लॉर्ड मेयो ने कराया था। और जो इंडिया का पहला सिंक्रोनस सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था। उसको किसने कराया था? लॉर्ड रिपन ने कराया था। फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहले सेंसस कब हुआ? 1851 में, सॉरी 1951 में। और जो 2021 में सेंसस होना था, हर 10 साल पे सेंसस होता है, तो 2021 में होना था, पर 2021 में था क्या? कोविड था। तो उसके बाद से ये सेंसस पोस्टपोन होता आ रहा है। और अब वही वाला सेंसस 2027 में होने जा रहा है, मतलब अगले साल के अगले साल। ये इंडिया का 16वां सेंसस है और इंडिपेंडेंट इंडिया का 8वां सेंसस है।
ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, फैक्ट है ये सारी चीजें, ये आ सकते हैं एग्जाम में। कास्ट एन्यूमरेशन का पहले बता दिया मैंने कि सबसे पहले 1931 में हुआ था, उसके बाद अब 2027 में होने जा रही है। इसे कंडक्ट कौन करता है? इसे कंडक्ट करता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। अब कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में, जैसे लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। यहाँ के जो स्नो वाले एरियाज है, मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पे स्नो, बर्फबारी हो जाती है, वहां पे जो सेंसस है वो सितंबर 26 में ही कर लिया जाएगा, 27 में नहीं, उससे पहले ही कर लिया जाएगा, ताकि यहाँ के डेटा और बाकी सारे एरियाज का डेटा एक साथ पब्लिश किया जा सके। फिर अगली चीज है कोपरा। जैसे कोकोनट आप सभी को पता होगा, को कोकोनट का जो अंदर का व्हाइट वाला पार्ट होता है उसे ही हम कोपरा कहते हैं। इससे कोकोनट ऑयल बनते हैं, कॉस्मेटिक्स बनते हैं, सोप्स बनते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने जब इसकी एमएसपी हाइक कर दी है, तो मेन हमारा मकसद है कोकोनट के बारे में पढ़ना। कोकोनट नेटिव कहाँ का है? इंडो पैसिफिक रीजन का नेटिव है। इसे वार्म ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट अच्छा रहता, मतलब इसकी पैदावार के लिए वार्म ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट अच्छा होता है। इसको टेम्परेचर चाहिए 20 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड का, और रेनफॉल अच्छी खासी चाहिए, 100 से 300 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल चाहिए। वेल ड्रेन्ड सैंडी एंड लोम सॉइल या लेटराइट सॉइल इसे पसंद होती है, मतलब इसकी पैदावार के लिए अच्छी होती है। वाटर लॉगिंग इसके लिए हार्मफुल होता है, वाटर लॉगिंग के केस में इसे दिक्कत होने लगती है। फिर अब इसके टॉप प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं कोकोनट के? वो इंडोनेशिया टॉप प्रोड्यूसर है और इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। फिर इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ पे होता है कोकोनट? कर्नाटक में सबसे ज्यादा इंडिया में कोकोनट प्रोड्यूस होता है। तो ये चीजें थी कोकोनट से रिलेटेड। फिर जो अगला टॉपिक आएगा वो है एक बायोलॉजी का टॉपिक, थैलासीमिया। अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल पास किया है, जिसको लेकर के थैलासीमिया के जो पेशेंट्स हैं वो काफी खुश हैं। तो हम देखते हैं थैलासीमिया है क्या, फिर देखेंगे बिल क्या है। तो इंडिया में हर साल हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर डिपेंड करते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है एक जेनेटिक डिसऑर्डर जिसका नाम है थैलासीमिया। थैलासीमिया एक्चुअली एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें बॉडी हेमोग्लोबिन प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं बना पाती है। जैसे नॉर्मल तो इतने हेमोग्लोबिन होने चाहिए थे, पर बॉडी में इतने हैं, मतलब जितने होने चाहिए थे उससे बहुत ही कम हेमोग्लोबिन बॉडी बना पा रही है। हेमोग्लोबिन आरसीबी का वो प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। हम्म इसी कमी की वजह से पेशेंट को सीवियर एनीमिया हो जाता है। जैसे आरबीसी है, आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हेमोग्लोबिन कहते हैं। वही हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, तो वहां से ऑक्सीजन को कौन लेता है? वो हेमोग्लोबिन प्रोटीन जो आरबीसी के अंदर है, और उसे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है। पर अगर यही कम हो जा रहे हैं, हेमोग्लोबिन ही कम हो जा रहा है, तो ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच नहीं पाएगा हर जगह तक। थैलासीमिया जीन्स के थ्रू पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब जेनेटिक है, सिंपल सी बात है। ये डिसऑर्डर क्रोमोसोम 11 और 16 से लिंक्ड होता है। थैलेसीमिया क्रोमोसोम 11 और 16 से लिंक्ड होता है। मेनली दो टाइप्स के होते हैं ये, अल्फा थैलासीमिया और बीटा थैलासीमिया। जो अल्फा होता है उसमें अल्फा ग्लोबिन चेन की डेफिशिएंसी, ये बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नॉर्मल थैलासीमिया पे ही क्वेश्चन आएगा तो आएगा। अब थैलासीमिया के सिम्टम्स क्या हैं? तो सिम्टम में क्या आएगा? सीवियर एनीमिया होगा, फेटीग होगी, वीकनेस होगा, बोन डिफॉर्मिटीज होंगी, एनलार्ज्ड स्प्लीन होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, खासकर बच्चों में। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट थैलासीमिया का परमानेंट क्योर तो है नहीं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है पर इसमें रेगुलर मैनेजमेंट भी इसमें शामिल है, जैसे हर मतलब रेगुलर टाइम इंटरवल पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना, आयरन चेलेशन थेरेपी आयरन ओवरलोड से बचाने के लिए, ये सारी चीजें कराते हैं थैलासीमिया से बचने के लिए। कोई क्योर नहीं है इसका। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ के लोग उन लोग जिन्हें थैलासीमिया है उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमेशा कराते रहना पड़ता है। तो उसी को लेकर के ये बिल थी, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल। ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है जो आई है।
अब इसमें क्या है, ये एक डेडिकेटेड लीगल फ्रेमवर्क है फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज इन इंडिया। ये क्या करेगा, ह्यूमन ब्लड का कलेक्शन, टेस्टिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारी चीजों को कवर करेगा और इंश्योर करेगा कि जो ब्लड है वो सेफ्टी, क्वालिटी और अवेलेबिलिटी उसकी बनी रहे हमेशा। और ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट पेशेंट्स को ये काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, इसीलिए इसे काफी ज्यादा वेलकम किया गया है उन लोगों ने किया है जिन्हें थैलासीमिया है। फिर जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है मीटियोर। मीटियोर एक सिंपल सा टॉपिक है, उसे हम देखेंगे अभी। तो मीटियोर क्या है, रात के रात में स्काई में अचानक से एक चमक और एक लाइन सी दिख जाती है जिसे हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। और बहुत सारे लोग शूटिंग स्टार को देख करके विश भी मांगते हैं। मतलब मीटियोर तब बनता है जब स्पेस का एक छोटा रॉक या पार्टिकल, जिसमें मीटियोराइट कहते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और फ्रिक्शन की वजह से जलने लगता है। फ्रिक्शन कैसे आता है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेज हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, इसकी वजह से फ्रिक्शन होता है और वो जलने लगता है। फिर यूपीएस फिर जो मीटियोराइड है वो स्पेस में घूम रहा छोटा रॉकी, इसमें यहाँ पे देखते हैं, जो मीटियोरॉइड है ये एक स्पेस में घूम रहा होता है, छोटा सा रॉकी बॉडी होता है, रॉक का टुकड़ा होता है। छोटा का मतलब ये नहीं कि छोटा होता है, छोटा मतलब अर्थ के कंपैरिजन, मतलब सोलर सिस्टम में बॉडीज के कंपैरिजन छोटा होता है, वैसे तो बहुत बड़ा होता है। फिर मीटियोर क्या होता है, मीटियोर एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही जो लाइट की स्ट्रीक दिखती है उसे कहते हैं। फिर आता है मीटियोराइट। अब मीटियोराइट क्या है, मीटियोराइट अगर मीटियोर पूरी तरह से जला नहीं है, और अर्थ तक पहुंच गया तो उसे मीटियोराइट कहते हैं। फिर एस्टेरॉइड आपको पता होगा। फिर कॉमेट भी पता होगा, कॉमेट जो आइसी बॉडीज होती हैं, सन को ऑर्बिट करती हैं, जो बहुत दूर, बहुत बड़ा इनका रेडियस होता है, उन्हें कॉमेट कहते हैं। फिर मीटियोर शॉवर क्या होता है, कभी कभी एक ही टाइम पे बहुत सारी मीटियोर्स दिख जाते हैं, इसी को मीटियोर शॉवर कहते हैं। जैसे जेमिनिड मीटियोर शॉवर जो कि दिसंबर में होता है, ब्राइट होता है, फास्ट और स्लाइटली येलो कलर का मीटियोर इसमें दिखता है। पीक पे अगर ये बहुत ज्यादा पीक पे है तो इसमें 100 से 120 मीटियोर पर आवर दिख सकते हैं। सबसे ज्यादा मीटियोर्स एटमॉस्फेयर में ही जल जाते हैं, इसलिए डेंजरस नहीं होते। अगर वो एटमॉस्फेयर में ही पूरे पूरे बर्न आउट हो जा रहे हैं, धरती तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो फिर डेंजर नहीं है कोई उनसे। मीटियोराइट साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि इससे सोलर सिस्टम के अर्ली हिस्ट्री का क्लू मिलता है और मतलब सोलर सिस्टम का या जो उसका कॉम्पोजिशन है उससे स्टडी करने में काफी हेल्प मिलती है। तो ये था टॉपिक मीटियोर से रिलेटेड और ये आज का टॉपिक था। आज के टॉपिक में इतना ही है, अब कल की वीडियो में कल हम कुछ अलग टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।